सन 2008 की बात है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव को लड़ा अनुराग ठाकुर ने। और आज साल 2024 चला हुआ है और अनुराग ठाकुर बदस्तूर उस स्पीड से चले हुए हैं जिस स्पीड से वक्त चलता है, यानी वक्त के साथ तालमेल बिठाने में अनुराग ठाकुर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और उस कमी का नतीजा ये हुआ कि ये व्यक्ति लगातार सियासत के आसमान पर चमकता हुआ चला जा रहा है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। चलिए सीधे खबर का रुख करते हैं। तो खबर का आगाज जो है वो सन 2008 से ही शुरू करते हैं। सन 2008 के बाद साल 2024 तक अनुराग का जो सिलसिला है वो लगातार पूरी तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और खास बात ये भी है कि अनुराग ठाकुर के इस सिलसिले में, इस सफर में एक भीड़ उनके साथ खड़ी होती चली गई। यानी अनुराग ठाकुर के आगे ना तो कोई हार का मुंह सामने आया, ना उन्होंने कभी हार का मुंह देखा। जब अनुराग ठाकुर केंद्र की सियासत में गए तो उनके हिस्से सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो आया। और इस पद पर अनुराग ठाकुर ने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसा अपना ऑरा बनाया कि उनकी आगे वाले भविष्य के लिए जो भी पद थे उनके लिए रास्ता साफ होता चला गया। पहले वे राज्य वित्त मंत्री बने और उसके बाद कैबिनेट रैंक जो है वो उनके हिस्से में एकदम से आ गया। और खास बात देखिए, अनुराग ठाकुर ने जो बतौर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना एक प्रभाव बनाया था, उसका जो सिला था वो उन्हें आज तक मिलता चला आ रहा है। आप खुद गौर कीजिए कि अनुराग ठाकुर के बाद भाजयुमो के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उनकी छवि कैसी रही, ये फैसला आप कीजिएगा। लेकिन अनुराग ठाकुर की बात करें तो उन्होंने कश्मीर तक अपनी जो लौ थी एक भाजयुमो की और भाजपा की जो सोच थी हिंदुत्व की या फिर राष्ट्रीय विचारधारा की, उसका परचम वहां तक लहरा दिया। यानी अनुराग ठाकुर बीइंग एक भाजयुमो नेशनल प्रेसिडेंट जो कर गए, उसके आगे तमाम जितने भी भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे या रहे हैं वो गौण ही नजर आए। जब अनुराग ठाकुर की संसद में एंट्री हुई उसके बाद से ही कुछ ऐसा माहौल बना कि वह सदन के भीतर हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हुए नजर आए। यहां तक कि अब अनुराग ठाकुर के हिस्से में वो कैबिनेट बैठकों की ब्रीफिंग भी आ गई है जो मीडिया को बतानी होती है। यानी एक तरह का जो भरोसा है राष्ट्रीय नेताओं का अनुराग ठाकुर पर वो बन चुका है। और सबसे बड़ी खास बात ये भी रही कि बीते कुछ सालों में जितने फैसले भाजपा ने लिए हैं उनके खिलाफ विपक्ष खड़ा हुआ है, लेकिन सदन के भीतर अनुराग ठाकुर ने अपना पक्ष कुछ इस तरह से रखा कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसका पक्ष भी पूरी मजबूती के साथ सामने आता नजर आया। यानी सरकार के हर फैसले की ढाल बनना अनुराग ठाकुर की आदतों में शुमार हो चुका। और उसका नतीजा ये रहा कि अनुराग ठाकुर को केंद्र में जितने भी महकमे आज तक मिले उनमें उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। खास बात ये भी रही कि अगर भाजपा के भीतर बात की जाए तो गांधी फैमिली के खिलाफ खड़े होने वालों की जो फहरिस्त है वो बहुत छोटी है। और उस छोटी लिस्ट में अगर ये देखा जाए कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो भाजपा की है उसमें पहला चेहरा अनुराग ठाकुर का है तो वो भी गलत नहीं होगा। चाहे मुद्दा सोनिया गांधी से जुड़ा हो, प्रियंका गांधी से जुड़ा हो या राहुल गांधी से जुड़ा हो, हर मुद्दे पर अनुराग ठाकुर आगे आए। ये अलग बात है कि उनके कुछ बयानों पर बवाल भी उठा, लेकिन वो उसी तरह से शांत हो गया जिस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि सियासत में सिंकाई की जाती है बड़े प्यार से, उसी तरह से वही शांति जो है वो बाद में पसरती हुई नजर आई। अब बात आती है हिमाचल की। अगर हिमाचल की सियासत की बात करें तो ये एक बड़ा हैरानीजनक तथ्य है कि जो भाजपा अक्सर अपनी गुटबाजी के लिए जानी जाती है, उस गुटबाजी में अनुराग ठाकुर का कहीं कोई रोल नजर नहीं आया। उन्होंने हिमाचल की सियासत में कोई गुट नहीं बनाया। आज माहौल ये है कि अनुराग ठाकुर के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अनुराग ठाकुर का आदमी हूं, या अनुराग ठाकुर किसी भी प्लेटफॉर्म से कहते हुए नजर नहीं आते हैं कि फला आदमी मेरा आदमी है।
यानी एक गुट निरपेक्ष सियासत उन्होंने यहाँ पर शुरू की। और उस गुट निरपेक्ष सियासत का ये आलम है कि आज की डेट में अनुराग ठाकुर एक तरह से बिल्कुल भाजपा के ठेठ नेता की तरह नजर आ रहे हैं। जो भाजपा कभी गुटों में बंटी होती थी उसका भी अंत अनुराग ठाकुर ने कर दिया। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुराग ठाकुर ने इस मुहिम के भीतर बहुत सारे लोगों को एक तरह से शायद नाराज भी किया होगा, क्योंकि एक दौर था जब शांता गुट, धूमल गुट, इस तरह के गुटों के नाम आते थे। लेकिन अनुराग ठाकुर ने सिर्फ भाजपा को एक पार्टी बनाया और पार्टी के ही तरह आगे बढ़े, और जो अपने पिता का एक तरह का मशहूर था धूमल गुट और शांता गुट, उन गुटों से भी किनारा कर लिया। और जो भाजपा का सियासी बहाव है उसमें कोई गुट ऐसा नहीं रखा जिससे ये लगता कि अनुराग ठाकुर जो हैं वो आगे के लिए कोई गुटबाजी वाली राजनीति कर रहे हैं। अगर अनुराग ठाकुर सियासत में गुटबाजी को तरजीह देते तो जाहिर सी बात है कि धूमल साहब के प्रशंसकों की इतनी ज्यादा तादाद हिमाचल में है कि अनुराग ठाकुर अगर उस पर भी चलते तो एक बहुत बड़ा दबाव जो है वो सियासी रिवाज के मुताबिक वो हिमाचल की सियासत में पैदा कर सकते थे। आम आदमी के साथ अनुराग ठाकुर ने जुड़ाव करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे लोगों की हेल्थ का इशू हो, महिलाओं का इशू हो, युवाओं का इशू हो, खेल का इशू हो, हर इशू में अनुराग ठाकुर एक तरह से अभी तक अकेले उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जिसके सामने कांग्रेस तो छोड़िए भाजपा का भी कोई नेता नजर नहीं आता है। शायद यही वजह थी कि प्रोटोकॉल भी अनुराग ठाकुर के सामने थोड़ा हल्का पड़ जाता है, क्योंकि जनता के साथ सीधा जुड़ाव होना और जनता की जो वाइब्रेशंस एक लीडर के प्रति होती हैं वो भी उस मौके पर सामने आई जब भारत के उपराष्ट्रपति एक मंच पर उनकी टोपी को सीधा करते हुए नजर आए और एक पिता तुल्य की भावना के तहत उनके जो हाव भाव थे वो भी उसी मंच पर नजर आए। ये एक ऐसा किस्सा था जो शायद ही कभी हुआ हो। अगर हिमाचल की जो सामाजिक सोच है या सियासी सोच है अगर उसका भी जिक्र किया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आधी दुनिया यानी महिलाओं के लिए अनुराग ठाकुर ने जो कार्यक्रम शुरू किए वो भी एक नज़ीर बने हुए हैं। और अनुराग ठाकुर की खासियत ये है कि वो महिलाओं के साथ भी उसी तरह का इज्जत मान देते हुए नजर आते हैं जिस तरह का इज्जत मान देने में बकाया भाजपाई नेता एक तरह से पिछड़े हुए साबित होते हैं। खेल की दुनिया में अनुराग ठाकुर का एक अपना ही रुतबा है। क्रिकेट के लिए जाने जाते रहे हैं। धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो उसका जो एक चमकता हुआ तमगा है वो भी उनकी छाती पर नजर आता है। लेकिन अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट के साथ साथ प्रदेश में खेले जाने वाले तमाम जितने भी खेल हैं उनसे जुड़े हुए खिलाड़ियों को एक अलग मंच देने में भी कोई कमी या कसर बाकी नहीं रखी। और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य के मसले में तो अनुराग ठाकुर एक रॉकेट साइंस की तरह आगे निकल चुके हैं। यानी अनुराग ठाकुर तो आगे बढ़ गए लेकिन जो उस रॉकेट का पीछे धुआं छूटा है उसके आसपास भी हिमाचल के जो बकाया नेता हैं वो नजर नहीं आते। अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें जहां से अनुराग ठाकुर प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहां पर भी अनुराग ठाकुर के जो झंडे हैं वो गड़े हुए हैं। हाल में ही देहरा में एक प्रदेश का सबसे बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप जो था वो लगाया गया और यहाँ पर ये आंकड़ा सामने आया कि लगभग 10 लाख की आबादी को उन्होंने वहां पर फायदा पहुंचाया है। और इस फायदे की जो लागत है वो करीबन 50 करोड़ रुपए की थी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो 50 करोड़ रुपया बचा ये आम आदमी का बचा, क्योंकि उसे इलाज करवाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाने पड़ा, उसको अपने घर द्वार पर सुविधाएं मिलती रहीं, चाहे वो बुजुर्ग हों या युवा हों या कोई और। यहाँ पर ये भी पिछले कल जो देहरा में हेल्थ चेकअप का कैंप था वहां पर नजर आया कि जो लोग शारीरिक दिव्यांगता या अपंगता के कारण समाज की दौड़ से पिछड़े हुए थे, रोजमर्रा की जिंदगी से पिछड़े हुए थे, वो भी अगड़े साबित हुए। उन्हें आर्टिफिशियल निम्स वहां पर दिए गए। यानी हर किसी को अनुराग ठाकुर ने अपने साथ चलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जिन लोगों का इलाज हिमाचल में नहीं हो सकता था वो उन्हें दिल्ली तक लेकर गए और वहां पर उनका इलाज करवाया। और अगर आप समग्र विकास की बात करें
तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो उस वक्त में थे, उन्होंने सैंक्शन किया था और ये मेडिकल कॉलेज भी हमीरपुर को अनुराग ठाकुर की देन है। ये अलग बात है कि सियासत के लिहाज से जिसकी लिहाज करनी हो उसके लिए ये तमगा चला जाता है, लेकिन ये तथ्य है कि हर्षवर्धन के वक्त में हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज था वो सैंक्शन हुआ था। इसी तरह से अनुराग ठाकुर का जो राष्ट्रीय स्तर पर ऑरा होना चाहिए उसके भी कई सबूत मिले। बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको सीमेंट कंपनियों की मदद से तैयार करवाया गया। यानी जिस हाइड्रो एनर्जी की बात होती है, जिस तरह से मौजूदा सरकार वाटर सेस लगाने की बात कहती है, वो तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन जिस प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए एक एक्सपर्ट टीम चाहिए थी, उसको तैयार करने का सिलसिला बिलासपुर में ही शुरू हुआ जब यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो गई। IIIT ये भी ऊना में खुला और इसको खोलने का जो श्रेय है वो भी अनुराग ठाकुर के लिए जाता है कि उनकी बदौलत ये यहाँ पे खुला। फिर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब देहरा में खुलने जा रही है। हालांकि यहाँ पर ये थोड़ा सा विवाद है क्योंकि धर्मशाला और देहरा में इसका बराबर बंटवारा जिसे कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या दूसरा, वो नहीं हो पाया है। लेकिन ये भी सच है कि जितना हिस्सा देहरा में अभी तक बन रहा है और जिस स्पीड से बन रहा है, तो उससे भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एक अहम मुद्दा था वो भी अनुराग ठाकुर ने सुलझाया भी और अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें इसका निर्माण भी किया। यानी अगर ये कहा जाए कि अनुराग ठाकुर ने अपने जो सियासत का किला है उसे हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और कांगड़ा, इन चारों कोनों में सुरक्षित कर लिया। अगर विरोधी वार करें भी तो कहां से करें। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि 100 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। अंग्रेजों के जमाने की जो ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, वही हिमाचल में भाग रही थी। लेकिन अनुराग ठाकुर ने इसमें अपना अलग से एक जोर आजमाइश की और 45 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है वो हिमाचल में बढ़ी। और इससे भी बड़ी बात, जब वंदे भारत ट्रेनों का प्रचलन शुरू हुआ तो पहले चरण में 11 ट्रेनें थी और उसमें से भी पहली ट्रेन वंदे भारत जो है वो हिमाचल पहुंची। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा दौर में जिन नेताओं का दबदबा है केंद्र की सियासत में, उसमें अनुराग ठाकुर ने अपने इस दबदबे का जो मजा है वो हिमाचल की जो जनता है उसको देने में किया। और आज वंदे भारत जो है वो हिमाचल के ऊना से सीधे दिल्ली के लिए भाग रही है। सियासत शायद रूटीन में चलना पसंद करती है, रूढ़िवादी सियासत। जिस तरह से रूढ़िवादी विचार होते हैं उसी तरह से रूढ़िवादी सियासत का जो प्रचलन है वो भी अनुराग ठाकुर ने तोड़ा। अभी उम्र कम है और अरसा ज्यादा है और जितना सा अरसा बीता है उसमें अनुराग ठाकुर ने ये तो साबित कर ही दिया है कि अगर हिमाचल के खाते से केंद्रीय योजनाओं की बात की जाए, परियोजनाओं की बात की जाए, तो इस व्यक्ति ने कहीं हार नहीं मानी है। ऐसे में अनुराग ठाकुर के खिलाफ उनके जो विरोधी हैं उनका एक प्रचलन है, उनकी एक आदत है कि ये कहना कि ये तो ब्रांडेड नेता है। कोई शक नहीं, अनुराग ठाकुर ब्रांडेड है, लेकिन दौर कौन सा है। अगर ब्रांडेड नेता मदद कर रहा है या ब्रांडेड नेता विकास कर रहा है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि रूढ़िवादी सियासत से आज तक प्रदेश का क्या हुआ है इससे सब भी वाकिफ हैं। वक्त बदलता है तो वक्त के लिहाज से बदलना भी चाहिए, और जब बदलाव आम आदमी के हित में हो, आम आदमी के विकास में हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अनुराग ठाकुर का अभी ये 5वां इलेक्शन है जो वो लड़ने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अनुराग ठाकुर का ये जो 5वीं टर्म है ये किस तरह की रहेगी? क्योंकि अनुराग ठाकुर का इस बार जो मुकाबला है वो रोचक माना जा सकता है, क्योंकि मौजूदा दौर की बात करें तो हमीरपुर पार्लियामेंट्री से ही कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मौजूद हैं।
और जाहिर सी बात है कि इन लोगों पर भी दबाव होगा कि चाहे बकाया सीटों का जो मर्जी इंजाम हो, लेकिन अनुराग ठाकुर का हारना जरूरी रहेगा। हाईकमांड का ऐसा दबाव भी होगा क्योंकि अनुराग ठाकुर का सीधा मुकाबला गांधी फैमिली के साथ रहा है। बिना लाग लपेट के अनुराग ठाकुर उन पर हमला करते रहे हैं, लेकिन सियासत देखिए और वक्त देखिए। आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के भीतर ही कांग्रेस घिर चुकी है, वहां पर बगावत जारी है। वहां से भी विधायक अब भाजपा की झोली में झूल रहे हैं और अनुराग ठाकुर अलग तरीके से अपनी सियासत को दौड़ाए हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे से भी बराबर दूरी बनाई हुई है। तो जब एक ही संसदीय क्षेत्र से एक सांसद का मुकाबला मौजूदा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर टक्कर होने के आसार भी हैं। लेकिन जो माहौल है वो, उसमें आपको क्या लगता है कि अनुराग ठाकुर के लिए कोई टक्कर होगी या फिर अनुराग ठाकुर हमेशा की तरह एक इतिहास दर्ज करेंगे? हाथ चुनाव निशान वाली कांग्रेस की 4 उंगलियों के जो 4 कार्यकाल थे वो तो अनुराग सिंह ठाकुर निकल चुके हैं। अब बचता है अंगूठा उसी हाथ का जो कांग्रेस का चुनाव निशान है। तो अब क्या अनुराग ठाकुर जो एक विजयी मुद्रा वाला अंगूठा होता है वो कांग्रेस को दिखाएंगे, या फिर कांग्रेस को ऐसी ताकत झोंकेगी जिससे ये अंगूठा कटता हुआ नजर आए? तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।